आज के क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। संविधान, जैसा कि पहले मैंने बताया था, किसी देश का मौलिक कानून होता है जो किसी देश विशेष की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है। और शासन के अंगों में जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनकी शक्तियों की व्याख्या भी करता है और उनके दायित्वों का सीमांकन भी करता है। और उन तीनों के आपस में परस्पर संबंध और जनता के साथ उनके संबंध हो, ये भी निर्धारित करता है। अब जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। भारत के संविधान की भारत का संविधान एक तो विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है और जो कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके बनाया गया था। तो भारतीय संविधान केवल मात्र विदेशी संविधानों का विचारों का अनुकरण न होकर अपने आप में एक अनुपम और नूतन प्रयोग भी था। तो इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं कि पहली विशेषता इसकी क्या है। पहला है कि लिखित, निर्मित और विशाल संविधान है भारत का। तो भारत का संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और आकार की दृष्टि से ये विश्व के सभी संविधानों से विशाल संविधान है। इसका जो मौलिक संस्करण था संविधान का, उसमें 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद अभी भी है और 22 भाग है संविधान में और 8 अनुसूचियां हैं जो बढ़कर 12 हो गई है। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। एक बात आप ध्यान देने वाले हैं कि भारतीय संविधान में संविधान की सूची की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही है, क्योंकि जो संशोधन के माध्यम से जो भी अनुच्छेद जोड़े गए वो किसी न किसी अनुच्छेद के विस्तार के रूप में जोड़े गए, जैसे कि 51 के, 300 ए, 21 ए। तो इसलिए मूल अनुच्छेदों का क्रम न बदले और उन्हें पढ़ने में बार बार बाधाएं न हो, इसलिए अनुच्छेद 395 है भारतीय संविधान में। अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान विशाल कैसे हो गया। इतना विशाल होने के पीछे क्या कारण थे। तो उसमें पहला कारण तो है कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उनके जो भारतीय परिस्थितियों में प्रावधान उपयुक्त बैठते थे, फिट बैठते थे, उनको स्वीकार किया और ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी के संविधान के प्रभाव विशेष रूप से स्वीकार किए। तो इससे संविधान का लंबा होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण है जो संविधान इतना लंबा है वो उसके पीछे कि भारत के संविधान में न सिर्फ केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है बल्कि विभिन्न राज्यों या प्रांतों से जुड़े हुए प्रावधान भी शामिल हैं और विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान भी लिखे गए हैं। तो इससे भी संविधान लंबा हो गया। तीसरा संविधान के विशाल होने के पीछे कारण है कि भारत एक धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषाई बहुत विविधता वाला देश है और मुख्य धारा से कटे हुए बहुत से लोग अनुसूचित जाति, जनजाति में शामिल हैं। तो इसलिए संविधान निर्माता उन सभी को मुख्य धारा में शामिल करना चाहते थे और उनसे संबंधित प्रावधान संविधान में लिख देना चाहते थे, इसलिए भी संविधान व्यापक हो गया। चौथी जो वजह है संविधान के व्यापक होने की वो है कि भारत के संविधान में न सिर्फ मूल सिद्धांतों का वर्णन किया है बल्कि उनकी प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हुए भी प्रावधानों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया संविधान में कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, इनको चलाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सब भी लिखा गया है संविधान। पांचवी वजह है संविधान के व्यापक होने के पीछे कि संविधान निर्माण के समय हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ी बहुत सी समस्याएं विद्यमान थी। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों को भी संविधान में शामिल किया, तो इसलिए भी संविधान व्यापक हुआ। और अंतिम वजह है जो संविधान के व्यापक होने के पीछे वो ये है कि जो मूल अधिकारों को विस्तृत वर्णन किया गया है उनके साथ साथ जो विशिष्ट परिस्थितियां होगी उन पर जो लागू किया जाएगा और उन पर विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होने वाले युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, को भी संविधान सभा ने अपनी
दूरदृष्टि का परिचय देते हुए भी संविधान में शामिल किया। अर्थ मतलब कि आप मूल अधिकारों में ऐसा नहीं है कि राज्य को लगेगा कि हम प्रतिबंध लगा दें, कि नहीं, ऐसे आप किन आधारों पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं वो भी संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही शामिल कर लिया, आने वाली सरकार की इच्छा पर नहीं छोड़ा। और इतना ही नहीं, संविधान निर्माताओं ने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनको भी संविधान में शामिल किया, कि नीति निर्देशक तत्व जैसे परिवर्तनीय नहीं होते हैं, सरकार चाहती है तो लागू कर सकती है, तो वो एक सरकार के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, लक्ष्य के रूप में, कि ऐसा संविधान, आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो इस कारण संविधान ज़्यादा लंबा हो गया। तो पहली विशेषता है लिखित, निर्मित और विशाल संविधान। दूसरी जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है कि संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में भारत की में जो संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है वो है संविधान की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसका मतलब है कि सरकार के जो सभी अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनको संविधान द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। और यदि कोई भी विधायिका या संसद द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है। तीसरी जो मुख्य विशेषता वो ये है कि कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है भारतीय संविधान। लचीला संविधान और कठोर संविधान क्या होता है, पहले हम जानते हैं कि लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जिसके अनुच्छेद या प्रावधानों को एक आसान सी प्रक्रिया के द्वारा संशोधित कर सकते हैं। और कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसको संशोधन करने के लिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और अत्यंत जटिल प्रक्रिया इतनी अत्यंत जटिल होती है कि संविधान में बार बार संशोधन करना असंभव होता है। तो भारतीय संविधान में संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधित करने के लिए क्या किया गया है कि संसद के सदस्यों के बहुमत अर्थात 50%, उनके अतिरिक्त भी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत को भी आवश्यकता होती है। और कुछ उपबंध है भारतीय संविधान में, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विषय और अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, उनके उपबंधों में तो संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यकता होती है, कि संसद तो 328 से करेगी 2/3 से, इसके अलावा 50% राज्यों का भी वहाँ की विधानसभा के द्वारा उनको स्वीकृत होना जरूरी है। और इसके अलावा भी भारत के संविधान में ऐसे बहुत से विषय शामिल हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से भी संशोधित कर सकती है, जैसे किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण है, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है। ये सब इस तरीके से मामूली साधारण बहुमत से हो जाता है संशोधन से। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो संवैधानिक संशोधन की कठोर और लचीली दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, तो दोनों का मिश्रण है। चौथी जो विशेषता वो है कि संघात्मक संविधान है किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। संघात्मक संविधान का मतलब होता है कि संविधान के द्वारा संघ और राज्य को शक्तियों का लिखित वर्णन और दोनों के बीच में विषयों का बंटवारा। और भारत में संघात्मक प्रणाली है, उसके 3 प्रमुख लक्षण अपनाए हैं। जो संघात्मक प्रणाली होती है वो है कि एक तो लिखित संविधान, लिखित संविधान होगा तो दोनों की शक्तियाँ पता लगेगा कि ये संघ की है, राज्यों की है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, जो दोनों के बीच में विवाद होने पर उनका निर्णय करेगी। और तीसरा है कि केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका स्पष्ट विभाजन किया है। परंतु भारत में जो केंद्र राज्य संबंधों का निरूपण है वो कुछ इस तरीके से किया गया है कि केंद्र सरकार का पल्ला व्यवहारिक रूप से थोड़ा भारी पड़ता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति है, आपातकाल के प्रावधान है, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र सरकार का कंट्रोल है,
इन लक्षणों के आधार पर हम केंद्र को अधिक ताकतवर समझ सकते हैं। पांचवी जो विशेषता वो ये है कि संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में। ये विशेषता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, संसदीय व्यवस्था वाली, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्त होने से पहले भारतीय समाज इसका अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए इसको स्वीकार किया गया। क्योंकि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें यही प्रणाली भारत में लागू की गई थी, इसलिए ये व्यवस्था निरंतर चलती रही। तो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। और राष्ट्रपति है जो भारत का, वो इंग्लैंड के सम्राट की तरह नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं होता और ना ही वो वंशानुगत होता है, बल्कि निर्वाचन के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। और उसकी जो वास्तविक शक्ति है उसका मंत्रिपरिषद ही यूज करती है। ये एक संसदीय व्यवस्था की विशेषता होती है। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कर सकता है। हम ये आगे देखेंगे, राष्ट्रपति विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो मंत्रिपरिषद और संसद में आपस में घनिष्ठ का रिलेशन पाया जाता है। और सभी जो मंत्री होंगे वो संसद के सदस्य होंगे। और मंत्री अपनी नीतियों और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। संसदीय प्रणाली की विशेषता ये होती है कि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में लोकप्रिय सदन लोकसभा है। और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके जब चाहे मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है तब तक वे अपने पद पर बनी रहती है। तो ये भारतीय संविधान की संसदीय विशेषता है। छठी विशेषता वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसा कि पहले हमने देखा कि एक संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी होती है। और यह विशेषता अमेरिकी संविधान में हमें दिखाई पड़ती है। और भारतीय संविधान में भी उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है जो एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए जरूरी है। और इसके लिए संविधान में कई व्यवस्थाएं भी की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश से करना, न्यायाधीशों की पदों की सुरक्षा प्राप्त होना, और जजों के आचरण पर संसद और विधानसभाओं द्वारा विचार नहीं करना। तो ये सब कुछ जो पिछले 60-70 सालों में न्यायपालिका ने बार बार अपनी स्वतंत्र निष्पक्ष का परिचय भी दिया है और लोगों के मन में अपने प्रति एक मजबूत आस्था भी बनाई है। तो सातवीं विशेषता वो है कि संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये भी भारत में देखने को मिलता है। कई देशों में क्या होता है कि संसद सर्वोच्च होती है और कई में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, जैसा कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इन दोनों धारणाओं के बीच के ढांचे को समन्वय स्थापित किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपना कर भी संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार तो किया है और संसद को नए कानून बनाने व संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया है, किंतु इसके साथ ही संघात्मक प्रणाली के आदर्श के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट को संविधान की अंतिम व्याख्या करने और उन कानून और विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संसद संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर बना थी। तो दोनों में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया है। आठवीं जो विशेषता है कि भारत के संविधान को है प्रभुत्व संपन्न राज्य, सॉवरन स्टेट। संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी, उसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करती है वो। इसका मतलब यह है कि भारत पर एक आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता का नियंत्रण नहीं है और किसी भी विदेशी शक्ति को इसकी आंतरिक गृह और विदेश नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। नंबी जो विशेषता है वह है लोकतांत्रिक गणराज्य। यह भी प्रस्तावना में लिखा गया है। इसका मतलब यह होगा कि शासन की जो शक्ति होती है किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष में नहीं होकर भारतीय जनता में निहित है और जनता चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं शासक वर्ग का चयन करती है।
और भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप से स्पष्ट होता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि हमारे एमपीज एमएलए उसका चुनाव करते हैं। तो गणतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। 10वीं जो विशेषता है भारतीय, वो है कि समाजवादी राज्य है भारत। ये भी प्रस्तावना घोषित करती है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। ये शब्द वैसे प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका समाजवादी राज्य का तात्पर्य यह है कि भारत के द्वारा जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ होगी, उनके माध्यम से, लोक कल्याणकारी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। आर्थिक न्याय, क्योंकि भारत की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उनको समाजवाद के अनुकूल अपनाया जा सके और जो गांधीवादी विचार और लोकतंत्र को साथ लेकर भी चलता हो। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं कि आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाएगी। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन है, काम के न्यूनतम घंटे हैं और कार्यस्थल पर सुरक्षा है। ये सब कुछ एक समाजवादी राज्य की विशेषताएं होती है। 11वीं जो विशेषता वो है कि पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत एक। इसको भी मूल संविधान में नहीं था, ये भी, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में को जोड़ा गया था और भारत को एक सेक्युलर स्टेट घोषित किया गया था। इसका मतलब होता है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है और वह सभी पंथ व धर्मों का समान रूप से आदर करता है भारत। एक बात ध्यान देने वाली है कि भारत के जो संविधान में होता है, पंथ निरपेक्षता के नकारात्मक रूप को नहीं अपनाकर सकारात्मक रूप को अपनाया है। और यही कारण है कि भारतीय राज्य सभी धर्मों को नकारने के स्थान पर सभी का आदर करता है। संविधान किसी भी धर्म को नकारता नहीं, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है और उनके विकास में भी सहायक होता है। संविधान में जो 25 से 28 तक अनुच्छेद है, वो नागरिकों को कई प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो भारत राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप का ठोस प्रमाण भी है। 12वीं जो विशेषता है वो है कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान भी है। ब्रिटेन में भी सिंगल नागरिकता अपनाई गई और अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, क्योंकि अमेरिका एक संघात्मक राज्य है, शुद्ध संघात्मक राज्य है, जहाँ पर संघ की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है प्रांतों की। जबकि भारत में संघ और राज्य के सभी लोगों को एक ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इसके पीछे यह कारण था कि भारतीय संविधान सभा जो थी, वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौतियों को लेकर अत्यंत सजग थी, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम ऐसे प्रावधान नहीं कर सकते थे डबल सिटीजनशिप का। और यही कारण है कि भारत के किसी भी स्थान पर रहने पर इसके अंतर्गत रहने वाले नागरिक सिर्फ भारतीय कहलाएंगे, उनकी पहचान राज्य के आधार पर नहीं होती है। तो इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान की विशेषता है। 13वीं जो विशेषता वो है मौलिक अधिकारों का व्यवस्था भी करता है भारतीय संविधान। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 टाइप के मौलिक अधिकार राज्य नागरिकों को दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट जो विशेषता वही है कि नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान संविधान में किया गया। ये भी आयरलैंड के संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 37 में ये बात कही भी गई है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकेगा। फिर भी ये देश के शासन के मूलभूत महत्व रखते हैं और इनके माध्यम से भारतीय राज्य को एक लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट रूप देने का प्रयास भी किया गया है। हम आगे देखेंगे इसको विस्तार से कि कैसे एक लोक कल्याणकारी राज्य को फुलफिल करता है। अंतिम जो विशेषता हम पढ़ेंगे वो है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
वेलफेयर स्टेट। अगर हम भारत के संविधान को समग्र रूप से देखें तो एक बात स्पष्ट है कि उसका पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, चाहे वो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव रहा हो या संविधान की प्रस्तावना को देखा जाए, मौलिक अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व हो, इन सभी में भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर विशेष रूप से बल दिया गया है। तो अगर हम इतनी विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं वो अद्भुत और अपने आप में अनूठी है। और इन विशेषताओं में से अधिकांश विश्व के अन्य संविधानों में भी हमें देखने पर मिल जाती है, पर उनका जो विशिष्ट संयोजन है, समन्वय है, वो भारतीय संविधान में ही किया गया है। इसलिए इसे भारतीय संविधान को अनूठा संविधान बनाता है। तो ये हमने आज की क्लास में भारत के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताओं को विस्तृत रूप से जाना। नेक्स्ट क्लास में हम प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निश्चय तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।